हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, आज हमारे एक ग्रुप मेंबर हैं, आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। उनका नाम चीकू जी है। तो उनका एक पोर्टफोलियो आया था मेरे पास रिव्यू करने के लिए। तो ये कोई पोर्टफोलियो वैसा नहीं होगा कि ज़ीरोधा की होल्डिंग्स इसमें दिखे आपको कितना इन्वेस्टेड है कितना नहीं है। बाकी उन्होंने जो स्टॉक्स बोले थे मैं उसको कुछ रिव्यू करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। और बाकी जो मेरे नए दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर मैं एक ऑडियो क्लिप सेंड करता हूँ और उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। उसमें मार्केट को टाइम करने की कोशिश की जाती है। अब जैसे जैसे पहले से हम रीडिंग करते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से ही मार्केट अब तक तो चला है एंड आगे भी उम्मीद है कि वो वैसे ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो नए लोग हों वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को आगे कि क्या है। पहले वीडियो रिव्यू करने से पहले मैं पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं निफ्टी की एंड उसके बाद में हम फिर पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे कि पोर्टफोलियो में है क्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो लास्ट टाइम जिस टाइम पे मैंने एक ऑडियो क्लिप पोस्ट की थी अभी थोड़े दिन पहले, लगभग एक हफ्ते से 10 दिन पहले, तब हमारा बाजार उस टाइम पर यहाँ पर था 15,000 के आसपास। और उस टाइम मैंने एक ऑडियो क्लिप की थी कि यहाँ से बाजार जो है हमारा फॉल होगा और 15,400 के लेवल तक पहुँच सकता है इजीली। एंड आपने देखा कि वैसा वैसा ही हुआ कि वो 15,400 के आसपास आया। एंड मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ हैवी वेट स्टॉक्स होंगे जिनके थ्रू ये नीचे जाने की कोशिश करेगा एंड थोड़ा बहुत इसे बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगी एंड इसे आईटी भी सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों वैसा ही हुआ। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे में आप लोगों को करना क्या चाहिए एंड पोर्टफोलियो की क्या हालत होती है ऐसे में, और आपको उन चीज़ों ऐसे जो जगहों पे होते हैं हम लोग तो वहाँ पे क्या करना चाहिए जिस जगह पर सारी नेगेटिविटी हो मार्केट में ऑल ओवर टाइम। एंड और जब आप देखते हैं अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल रेडी शो रखा होता है, पहले तो जब आपने स्टार्ट की होगी अपनी इन्वेस्टिंग उस टाइम पे तो बिल्कुल ठीक चल रहा होगा, इस वाले माहौल में बिल्कुल ठीक आ पाए हैं। बाकी यहाँ पर जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों, जो है बिगिनर उनके लिए वीडियो ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस तरीके से कोशिश कीजिएगा काम करने की, तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, ऐसी जगहों पर हमें काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें मार्केट की दिशा में ही जाना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। मार्केट को बिना टाइम किए कि मार्केट को बिना टाइम किए आपको आपके जो स्टॉक्स हैं आपको उनके साथ में रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते रहना चाहिए, पोर्टफोलियो शफल करते रहना चाहिए ऐसी जगहों पर। अब शफल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास जो प्रॉफिटेबल कंपनियां वो बेच दें या जो लॉस मेकिंग कंपनियां वो बेच दें। इसको करने की एक ट्रिक होती है, जिस ट्रिक को मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई स्टॉक्स बाय किया और वो स्टॉक के फंडामेंटल कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन आपने किसी एक ऐसे पॉइंट पे बाय कर लिया उस स्टॉक को जहां से वो स्टॉक चल पड़ा ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, अब वो प्रॉफिट में है स्टॉक, लेकिन आपने कुछ फंडामेंटल रीड किया, उसके आरओसी देखा, आरओई देखा और काफ़ी चीज़ें आपने उसकी एनालिसिस की एंड आपने चार्ट भी देखा, काफ़ी ज़्यादा विड्थ उसकी हो चुकी है चार्ट की। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में से एग्जिट करना चाहिए। पहली बात तो जिनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग नहीं है, गुड साउंड नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत हार्ड है, आपको ऐसी कंपनी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो बुल रन का हिस्सा और क्या पता वो अभी टिकी हुई हो। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों को आपको सबसे पहले बेचना चाहिए। अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, लॉस मेकिंग भी हो सकती है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसी कंपनी के अंदर जो कि गुड फंडामेंटली नहीं है और वो स्टॉक अभी भी खड़ा हुआ है इतनी गिरावट के बाद में। अब आप कहेंगे सर उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होगा या कुछ होगा, तो ऐसी कंपनियों का जो मार्केट कैप होता है दोस्तों वो अक्सर देखा ही जाता है कि वो लगभग 70-80 करोड़ से चलती हैं वो कंपनी और 500-600 करोड़ पे आके वो कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती हैं और आप सोचते हैं 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ मल्टी बैगर हमारे हाथ में लग गया। तो दोस्तों, जितना गेन आपने ले लिया है ले लिया, आगे फिर बाय कर लेना। आपको कोई बात नहीं, 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये महंगा बाय करना पड़ेगा आपको वही स्टॉक, लेकिन आप फिर बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाजार नीचे की तरफ जब जाता है तो आपको ये चीज़ बाजार में जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये होता है मौका, ये होती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चीज़ें अब सस्ती हो गई हैं। अब चीज़ें सस्ती होने का मतलब ये है कि अच्छी कंपनियां सस्ती हो गई हैं। बाजार में जब हम लोग काम करने के लिए आते हैं दोस्तों, तो हम अच्छी कंपनियों के अंदर काम करने के लिए आते हैं, ना कि लॉस मेकिंग कंपनियों के लिए काम करने के लिए आते हैं।
अच्छी कंपनियों का मतलब ये है लाइक एशियन पेंट, पीडिलाइट, टाइटन, ये सब गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल, तो वही है कि अच्छे भाव आपको मिल रहे हैं इन कंपनीज के, तो आपको इन्हें बिल्कुल बाय करना चाहिए। और छोटी कंपनी के अंदर जो एक्सपोजर हमारा होता है वो 10% 20% होता है, वो टैक्टिकल कॉल्स होती हैं जिनको हम लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब वो काम हो चुका है, वो काम खत्म हो चुका है उन कंपनीज का। नेक्स्ट बुल रन जब भी स्टार्ट होगा या आफ्टर करेक्शन आप फिर दोबारा उन कंपनीज के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। अब किसी के पोर्टफोलियो में वो कंपनी 50% ऊपर भी हो सकती है, किसी के पोर्टफोलियो में वो कंपनी 40% नीचे भी हो सकती है। तो 40% नीचे तब भी बेचना है और 50% ऊपर है तब भी बेचना है ऐसी कंपनीज को, ठीक है। अब उन कंपनीज का करना क्या है, तो दोस्तों इसमें दो तीन ऑप्शन हैं आपके पास में। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 50% प्रॉफिट है किसी कंपनी में और वो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है वो मल्टी बैगर है, ठीक है, वो हो भी सकता है मल्टी बैगर, उसके फंडामेंटल अच्छे हो भी सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हम लोगों को। लेकिन अभी की ये कॉल है कि अगर किसी को नहीं पता हो कि करना क्या चाहिए और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको अपने माइंड में, तो उसको उस टाइम पे उस स्टॉक को बिल्कुल बेच देना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी बियर रन के अंदर पता नहीं क्या दिखा दे क्या ना दिखा दे, आपको नहीं पता। अब ऐसे में आपको जो 40% जो कंपनी में लॉस आपको दिख रहा है, आपको ये करना है कि कोई ऐसी कंपनी बाय करनी है जो कि अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनी है, लाइक एस्ट्रल पाइप हो गई आपकी, दीपक नाइट्रेट हो गई, या फिर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे इस टाइम पे अवेलेबल है। आपको उस कंपनी के अंदर उसका पैसा शिफ्ट कर देना है जो लॉस मेकिंग पोजीशन है आपकी इस टाइम पर। उससे होगा क्या कि जब भी मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो वो स्टॉक्स रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जो फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है, जो कि नॉइसेस में नहीं रहते हैं स्टॉक्स, जो कि अंडरग्राउंड स्टॉक्स हैं जो आपने बाय करके रख रखे हैं, उसमें देखा ये गया है कि जब मार्केट रिकवर करती है तो वो स्टॉक्स रिकवर नहीं करते। बेसिकली पोर्टफोलियो की गेम ही ये होती है कि मार्केट जब रिकवर कर रही है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गई और वहां से रिकवर किया और आपका पोर्टफोलियो मार्केट के 6-7% चलने के बाद में रिकवर होना स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों मान लो कि आप निफ्टी को बीट नहीं कर पाएंगे 6-7% से, आप पहले ही ऑलरेडी आप नीचे रह चुके हैं। तो ऐसे में आपको ऐसी कंपनीज बाय करनी चाहिए जिनके निफ्टी से रिटर्न अच्छे हों, अच्छी कंपनीज हो, सस्ते में मिल रही हो, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, तो वहाँ पे आप अपनी गेम खेल सकते हैं। और ऐसी प्रॉफिटेबल जो कंपनीज आपके पास हैं, छोटी कंपनीज है आपके पास 200, 500, 700 करोड़ वाली, उनको भी बेच के आप उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उससे जो अच्छी कंपनीज है उसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है इनके पास में। तो अब इन्होंने मेरे से ये पूछा कि एशियन पेंट जो है उसका क्या करना चाहिए। तो एशियन पेंट का चार्ट देख लेते हैं हम पहले। तो एशियन पेंट पे हम आ जाते हैं। ये एशियन पेंट का चार्ट है दोस्तों, ये पहले की लाइंस लगी हुई है यहाँ पर, जो कि ये 2523 रुपए की लाइन थी, जिसमें मैंने पहले ही लाइन लगा के दे दी थी आपको कि इस लेवल पे आपको इसको एक्यूमुलेट करना है। अगर ये नीचे वाले लेवल पे आप इसको बाय करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक्सट्रीम लेवल है जहाँ पे आपको एक्सट्रीम लेवल पे बाइंग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि जब तक इसका ये वाला हाई नहीं कटेगा, जब तक ये लाइन से हमारी ऊपर नहीं आएगा स्टॉक, तब तक हम इसके अंदर बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हमें इसे होल्ड करना हो 2-4-5 साल के लिए तो बहुत ही अच्छी कॉल है, ये बहुत ही अच्छी कॉल है। अगर किसी ने इसको यहाँ भी बाई किया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, अगर यहाँ भी बाई किया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मार्केट रिकवर करेगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे तो जरूर ये स्टॉक जो है परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक के अंदर, आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं एशियन पेंट को। और बाकी इसकी ये वाली जो लाइन है 2277 पे आ जाता है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप इसको बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज कि ऐसी जगहों पे आपको करना क्या चाहिए दोस्तों। आपके पास सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं बाइंग करने के लिए, तो आपको दोस्तों उसको ना पार्ट्स में बांट देना चाहिए 20-20%। 20% तो आपको एक्यूमुलेट करना है हर फॉल पे, और 20% आपको यूज करना है हर 1500 पॉइंट के 1000 पॉइंट की गैप पे। जैसे सपोज कि अगर हमारा निफ्टी जो था पहले 17,000 था, आपने 17,000 पे 20% पैसा लगा दिया, क्योंकि आपको वहां पे लगा कि हाँ मुझे बाय करना चाहिए, आपने वहां पे बाय कर लिया, कुछ गलती नहीं की अगर आपने अच्छे स्टॉक्स बाय किए 17,000 के लेवल पे भी। अब हर 1000 पॉइंट के फॉल पर आपको मार्केट के अंदर कुछ पैसा डिप्लॉय करना है, हर 1000 पॉइंट के फॉल पर। तो ऐसे में क्या होगा, आपके पास हमेशा पैसा होगा। और जो ऐसी कॉल्स जो होती हैं, क्योंकि ये लाइन जब मैंने लगाई थी तब ये स्टॉक आई थिंक यहीं पे था, इस जगह था, तब मैंने ये लाइन लगाई थी कि ये स्टॉक यहाँ पर आके
रुक सकता है एंड इसके साथ में थोड़ा टाइम यहाँ पे बिता सकता है। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल शांत होना स्टार्ट हो गया तो फिर यहाँ से ये स्टॉक्स जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये अभी डाउन ट्रेंड के अंदर रहेंगे काफी टाइम तक स्टॉक, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक है और इसके अंदर फंडामेंटली काफी सारी चीजें चेंज होनी है, लेकिन एक्यूमुलेट करके आप इन स्टॉक्स को रख सकते हैं, ये आपको अच्छा पैसा कमा के देंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, टीसीएस। मैं इसमें शॉर्ट साइड पर हूँ, ठीक है, ये हमने देख लिया दोस्तों टीसीएस। टीसीएस ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन था, इसको तोड़ के नीचे की तरफ जा चुका है। अब एक लाइन हम इसके अंदर और प्लॉट करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो दोस्तों लाइन निकल के आती है हमारी। अब इस स्टॉक में हमको क्या करना है, इस स्टॉक के अंदर हमें रहना है नहीं रहना है, बेच दें, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों ये बेचने वाले स्टॉक नहीं है, ये डिस्काउंट लगा हुआ है, इस टाइम सेल लगी हुई है मार्केट में, आपको इनको बाय करना है। बाय ऑन एवरी डिप वाले स्टॉक्स हैं ये, ठीक है, आपको इनको बाय करना है। लेकिन जब हमारी बेसिकली बाजार के अंदर ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा काम होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पर, ठीक है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपको बीच में कभी पंगा नहीं लेना कि आपने इसको यहाँ बाय कर लिया या आपने इसको यहाँ बाय कर लिया या आपने इसको यहाँ बाय कर लिया। आपको पहले ये देखना है कि आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई है या आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, आपने जो चीज वहां पर प्लॉट की है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है स्टॉक या नहीं चल रहा है। आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है, ठीक है। अगर वो उस ट्रेंड लाइन के अबव, जैसे सपोज कीजिए स्टॉक यहीं से घूमना स्टार्ट करे, ठीक है, तो दोस्तों अपनी स्टडी पे कन्विक्शन रखिए, अपने स्टडी पे थोड़ा सा मतलब और जोड़ दीजिए कि यहाँ से ये स्टॉक क्यों घूमा, ताकि अगली बार आप इसकी लाइन यहाँ पे लगा सकें। और हमेशा बाइंग का क्या होता है कि ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है जिसको इसने सपोर्ट किया है वहां से अगर ये तोड़ता है उस रेजिस्टेंस को तो फिर वो बाय का मौका बन जाता है, ठीक है। तो आपको वहां पे बाय करना है, या तो आपको यहाँ पे बाय करना है या आपको यहाँ पे बाय करना है, या तो 3416 पे या 2858 पे। इससे नीचे के लेवल पे बीच में घूम रहा है, आपको बाय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है अभी, ठीक है। और बाकी ये भी मेरे पास में शॉर्ट साइड में है स्टॉक जो है, क्योंकि आईटी को मैंने काफी पहले से शॉर्ट कर रखा है और आईटी मेरे पास शॉर्ट साइड में भी है और काफी टाइम तक रहेगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक्यूमुलेशन करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों टीसीएस का, ठीक है। बुल रन के अंदर ये बहुत अच्छे चलेंगे ये वाले जो स्टॉक हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इन्फी की। अब दोस्तों अब एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये, ठीक है। अब ये दोस्तों ये देखो ये वापस यहाँ पर आया, हमारी लाइन पे ही टच करके नीचे की तरफ जाने का इसने विचार अपना बना लिया। और जो मेरे दोस्त टेलीग्राम पे जुड़े हुए उन्होंने मेरे पहले ही 1490 रुपए का टारगेट दिया है कि 1490 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है और उससे नीचे जाएगा तो हम इसको रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी दोस्तों इस पॉइंट पर, उसके बाद मैंने फिर दोबारा इसको इस वाले पॉइंट पे फिर दोबारा अगेन इसको शॉर्ट किया था, जो मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट था उससे मैंने इसे और शॉर्ट किया। और इसकी जो रेंज जो निकल के आती है, जो अभी तक जो मुझे जो इसको होल्ड करना है, जो शॉर्ट साइड की पोजीशन है वो 1192 रुपए की है मेरी। अगर इसके बीच में मुझे कुछ चेंज होता हुआ दिखता है तो मैं बिल्कुल उस नजरिए को अपने को चेंज करूंगा कि मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको इसको बाय करके चलना चाहिए एंड आपको इसके अंदर ये देखना चाहिए कि ये स्टॉक आपको अच्छी पॉइंट पे मिल रहा है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, सब कुछ है, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं HCL टेक की। बिल्कुल बाइंग रिकमेंडेशन है और मेरे पास भी ये बाइंग लेवल पे है, ये मैंने बाय कर रखा है स्टॉक। ये वाला 903 का लेवल है और जो मैंने इसको जो बाय किया है इस स्टॉक को HCL में मैं बाय हूँ, बाकी पे मैं शॉर्ट साइड पे हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये 1039 रुपये पे ये मैंने बाय किया था, ये वाला मेरा लेवल था, इस जगह मुझे इसको बाय करना था। अब मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा इस लेवल पे एंड उससे नीचे आएगा तो और हम देख लेंगे उसको। अच्छी कंपनी है, बाय करके आप चल सकते हैं। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइंट, नहीं अवॉइड है दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि अटपटे से नाम वाले कंपनियां ले लें और उसमें अच्छे पैसे बना लें, बिल्कुल ये नहीं होता। अब ये देखिए इसका एक राउंडिंग बॉटम है, आपको टेक्निकल के माध्यम से मैं समझाऊंगा, कोई फंडामेंटली नहीं जा रहा आपको लेकर, ठीक है। ये इसका टेक्निकली वो है, ठीक है, राउंडिंग बॉटम यहाँ से बना। अब ये ऊपर की तरफ यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, अच्छी रैली आई, ऊपर के हिसाब से होगा। अब देखिए यहीं पे इसने पॉइंट पे सपोर्ट लिया होगा, अगेन ये इसका सपोर्ट लेवल है। अगर ये वाला इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो अदर ये और नीचे ये स्टॉक आ सकता है, ठीक है दोस्तों। साइंट मैं अवॉइड करूंगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद ओरेकल एक ठीक कंपनी है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं, OFSS के नाम से जाना जाता है। ये ठीक कंपनी है, इसका डिविडेंड भी अच्छा है और
कंपनी ठीक है, ग्रोथ इतनी नहीं दिखा पाती लेकिन ठीक ठाक धीरे धीरे चलती है। अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इसको बाय करके चलना हो डिविडेंड के लिए, और एक ग्रोथ कंपनी जो कि सिंपल ग्रोथ कंपनी है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं, बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, कंपनी अच्छी है। इन स्टॉक्स के अंदर आप बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद रिलायंस, यहाँ गया रिलायंस, ये पहले की एक लाइन लगी पड़ी है जो कि अपने सपोर्ट पे नहीं आया, बिल्कुल आप इसको बाय करके चल सकते हैं। इस पॉइंट पे आ सकता है 2471 रुपये। ठीक है, आगे बात करेंगे बाजार में क्या है क्या नहीं है। इसकी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको आप होल्ड करके चल सकते हो। ठीक, कंपनी कोई अभी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है, इतनी तेज नहीं चलेगी लेकिन पोर्टफोलियो को सपोर्ट करके रखेगी। एल&टी, ये दोस्तों ये वाले जो एल&टी वगैरह जो स्टॉक्स है ना, ये अभी नहीं चल रहे, ये स्टॉक्स अभी नहीं चल रहे हैं, आप इस बात को समझिए। ये आफ्टर ये जो अपना जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो चल रही है न्यूज़ वगैरह जो है, इसके बाद में ये स्टॉक्स चलेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वो पॉइंट्स बता देता हूँ जहाँ पे इसको आपको एक्यूमुलेट करने की सोचना है। ये दोस्तों इसका लेवल तो निकल गया था 1220 रुपये का, लेकिन 1220 तक ही आपको मिलेगा नहीं। बीच की जो एक कॉल है, बीच की मैं आपको एक और लाइन लगा के देता हूँ इसके अंदर, वहाँ पे अगर ये आ जाता तो आप इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक स्टॉक है, ठीक है, परेशान नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा, लेकिन चलेगा बहुत स्लो। अगर किसी को स्टेबल रिटर्न चाहिए तो इसके अंदर रह सकता है वो। उसके बाद मैं एच.डी.एफ.सी बैंक को ले लेता हूँ। मैं एच.डी.एफ.सी बड़े वाले कॉइन ले, एच.डी.एफ.सी बैंक वही है, उस लाइन के ऊपर, यहाँ ऊपर नीचे करेगा, यहाँ की तरफ आ जाएगा ऊपर के लेवल पे। जो मैंने आपको बताया था कि मेरा बाइंग का जोन जो एच.डी.एफ.सी में मैं जब एंटर करूँगा तो लगभग 1000 रुपये के आसपास करूँगा, 1023 के आसपास ये वाला लेवल निकल के आता है मेरा। अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है तो मैं इस लेवल पे इसको बाय करने की सोचूंगा 1000 के आसपास। अभी मेरे पास ना है ना मैं इसको बाय कर रहा, अभी मैं इससे दूर हूँ। ठीक है, शॉर्ट साइड पे लगा। ICICI बैंक, तो स्टॉक जो है ठीक है अपनी सपोर्ट के पास है। अगर यहाँ से नीचे गिरता तो 591 पे अलग इसकी बाइंग बनेगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी लाइन पे ही काम कर रहा है, यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। यहाँ पे इस लेवल पे, इस पॉइंट पे शॉर्ट है ये हमारा जो है, जहाँ से ही गिरना स्टार्ट किया था। ये वाली जो 2 कैंडल इसने ब्रेक करी थी, इसका लो जो काटा था यहीं से इसको शॉर्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब ये इसी लाइन के ऊपर है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी किया जा सकता है। अगर ये इसका हाई काटता है 686 से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूँगा। अदरवाइज आप इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन है कि आप इसको बाइंग कर सकते हैं आप इस स्टॉक को। ठीक है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे भी अच्छी है, 591 भी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो अपने पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है एक्सिस बैंक। ये एक्सिस बैंक है, यही पॉइंट पे इसकी जो बाइंग चल रही है हमारी, जो कंटिन्यूसली मैं जो बाइंग कर रहा हूँ इसके अंदर वो ये है। शॉर्ट साइड में मैं एक्सिस बैंक के अंदर नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे बाइंग चल रही है मेरी। अगर ये इनकेस यहाँ से गिरता हूँ मुझे 480 के भाव पे मिलता है तो अगेन इसके अंदर और बाइंग की जाएगी। अब 480 आएगा नहीं आएगा, 500 रुपये के आसपास, 524 520 के आसपास मिलता है, तो अगेन इसके अंदर बाइंग और स्टार्ट रहेगी एक्सटेंडली। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर थोड़ा बुलिश हूँ आने वाले 2 साल के लिए एक्सिस बैंक पे। बाकी टाइटन है, बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं, इसको तो अभी शॉर्ट किया था मैं। ये अपना पोर्टफोलियो बेच के, मैंने आपको बोला था जब बाजार में हाहाकार होगा, जब मैंने पहले ही बताया था कि बाजार को मैं पहले ये देखता हूँ शॉर्ट करने से पहले बाजार को, कि बाजार की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तय हो चुकी है नहीं हुई है। करने को मैं इस लेवल पे, इस वाले पॉइंट पे ही शॉर्ट कर सकता था, क्योंकि अगर मैं निफ्टी से एग्जिट हुआ हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बेयरिश हो चुका हूँ। उस टाइम पे 18,400 18,300 के आसपास मैं बेयरिश हो चुका हूँ। लेकिन मेरे को उस टाइम पे शॉर्ट नहीं करना था। उस टाइम पे मेरे को मार्केट थोड़ी रीड करनी थी, सेंटीमेंट मुझे रीड करने थे। सेंटीमेंट रीड करने के बाद में जो मार्केट का मेरे को पॉइंट निकल के आया, वो निकल के आया मेरे को 17,000 के आसपास। 17,000 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ से स्टॉक्स रिकवर हुए थे। मैं पहले ये देख रहा था कि जब बाजार रिकवर होता है, देखो शॉर्ट साइड की एक और चीज़ सीखिए, आपकी शॉर्ट साइड करनी कैसे होती है। जब भी बाजार गिरता है बियर फेस के अंदर, 2008 में भी लोगों से ये गलती हुई थी, उसके बाद 2020 में तो खैर शॉर्ट करने का मौका ही नहीं मिला लोगों को ज़्यादा। उसके बाद में अभी वाले पॉइंट पे लोग गलती क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी वाले पॉइंट पर लोग शॉर्ट कर रहे हैं तब भी पैसा कमाने में हिचकिचा रहे हैं, शॉर्ट कर नहीं पा रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक स्टॉक अपना प्रीवियस हाई नहीं काटेगा, जैसे ये इसका हाई है 19,122, अगली बार ये नीचे गिरा, आपको इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करना चाहिए था 18,348।
मैंने इस वाले पॉइंट पे भी इसको शॉर्ट नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या बनेगा स्टॉक का। क्या ट्रेंड अपना नेक्स्ट हाई काट देगा, या फिर निफ्टी जो है जो नेक्स्ट जो अपना प्रीवियस हाई जो बनाया था वो अपना प्रीवियस हाई काट देगा। अगर निफ्टी अपना प्रीवियस हाई नहीं काट पा रहा, स्टॉक अपना प्रीवियस हाई नहीं काट पा रहा, तो कहीं ना कहीं बियरिशनेस है। इस वाले पॉइंट पे इसको जो था शॉर्ट किया गया था। अब देखो 17,173 में मेरे पास कंफर्मेशन है शॉर्ट करने की, एंड इस वाले पॉइंट पे मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी इसको शॉर्ट करने की, क्या है क्या नहीं है। मार्केट रिकवर कर सकती है, बाजार रिकवर कर सकता है, स्टॉक रिकवर कर सकता है, लेकिन जैसे ही इसके ये वाला हाई नहीं कटा, ये वाला हाई भी नहीं कटा, तो मेरी शॉर्ट साइड की पोजीशन भी जो बन गई। अभी मैं इसको शॉर्ट साइड करके बैठा हूँ, शॉर्ट है, शॉर्ट के पोजीशन है। अब इसमें जो आपका बाइंग लेवल बन के आता है वो 10,464, और इस लेवल पे आ जाएगा तो फिर मैं इसको बाइंग करके होल्ड करूंगा, आगे मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट का भी ना एक दो मौके होते हैं, रोज रोज शॉर्ट नहीं किए जाते। एक ही बार शॉर्ट करो और अच्छे पॉइंट्स, अच्छे नंबर्स उसके अंदर आप लोग फ्यूचर शॉर्ट कर दो, उसको रोल ओवर करते रहो, एंड अच्छा बढ़िया करके एक ही बार शॉर्ट में पैसा कमाओ। ये नहीं कि हर दूसरे दिन आ गए यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, फिर यहाँ किया, फिर ये स्क्वायर ऑफ कर लिया। 3-3 ट्रेड मत बनाओ एक ट्रेड के अंदर, एक ही ट्रेड रहने दो, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही ट्रेड में उसको आने दो, अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट का एक तरीका होता है छोटा सा, लेकिन पहले ट्रेंड को कंफर्म होने दो कि ट्रेंड क्या क्या रहा है आपको। उसके बाद है दोस्तों HUL कंपनी, तो बहुत सारी बता रखी है इसके अंदर, लेकिन मैं कुछ एक सेक्टर की, एक ही कंपनी को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा सेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है एंड क्या है। तो अगेन दोस्तों वही है, 2029 के आसपास ज़्यादा तो बाइंग की रिकमेंडेशन है। ठीक है, कंज्यूमर कंपनी, अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक है, FMCG कंपनी है, बढ़िया है, दिग्गज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाय करके चल सकते हैं इस स्टॉक को। उसके बाद इसमें डाबर है, मैरिको है, दोनों तीनों ही अच्छे हैं स्टॉक, कोई आपने गलत स्टॉक इसमें अभी तक कोई बाय नहीं कर रखा। उसके बाद है आपका टाटा कंज्यूमर, बिल्कुल ठीक है। इमामी आपके पास थोड़ा सा एक गलत स्टॉक है कि, लेकिन इमामी परफॉर्म कर सकता है इस साइकिल के अंदर। अगर FMCG की गेम बनती है तो इमामी बिल्कुल परफॉर्म करता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन अभी के सिनेरियो में इमामी परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद है आपका IEX को देख लेते हैं, काफी लोगों के पास स्टॉक है। मेरे पास दोस्तों ये जो IEX था वो लगभग यहाँ से था, 81 रुपीज से था, और इसको जो बेचा था वो इस लेवल पे, ये वाला जो गैप अप जो हुआ था, इसके बाद में इस वाली कैंडल के बीच में कहीं पे इसको 200-250 रुपये, लेकिन उस टाइम पे लगभग 700 रुपये के आसपास इसको बेच दिया था स्टॉक को। उसके बाद ये स्प्लिट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं इसमें से एग्जिट हूँ, और कोई शॉर्ट साइड को कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ इसके अंदर इन्वॉल्व। अगर ये इस लेवल पे, इस भाव पे 150 रुपये के आसपास मुझे मिलता है, मैं इसको कुछ क्वान्टिटीज की एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि ये एक बुल रन का हिस्सा रह चुका है, इसने अपना काम कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले में होगा क्या कि जब निफ्टी परफॉर्म करेगा, जैसे इस पॉइंट से अगर निफ्टी परफॉर्म करता है, समझ लिए निफ्टी का बॉटम बन गया, इस पॉइंट से ये परफॉर्म करती है निफ्टी, और निफ्टी जाके खड़ी हो जाती है यहाँ पे, तो ये स्टॉक फिर चलने स्टार्ट होंगे। मतलब उससे पहले भी चल रहे होंगे, 1-8%, आधा % ऐसे चल रहे होंगे, लेकिन जो अच्छे बड़े मूव्स हैं वो आपको बाद में मिलेंगे, पहले नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मेरी 150 रुपये पे मैं इसको बाय करने के लिए सोचूंगा, अगर 150 रुपये मुझे मिलता है तो। नहीं तो मुझे जल्दी नहीं है, मेरे पास और कंपनी है पावर की जिसके अंदर मैं इन्वेस्टेड हूँ, वो अच्छी कंपनी है। BSC, मैं पहले भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं था दोस्तों। ये पॉइंट इसका एक निकल के आता है जो 545 रुपये के आसपास, यहाँ पे आप बिल्कुल इसको खरीदने के बारे में आप सोचेंगे इसको, और जो ठीक ठाक जो आप इसको खरीदारी आपको करनी है वो 350 का भाव आपका आएगा, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचूंगा इतना। ठीक है, अब इसके अंदर ना वेटेज नहीं दे रखी, वेटेज कितनी है इनकी। कैंप्स, CDSL नहीं, मेरे पास दोनों स्टॉक नहीं है, ना कैंप्स है ना CDSL है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स बिल्कुल नहीं मेरे पास। ओरिएंट इलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं, मैं अवॉइड करूंगा इसको। वी-गार्ड इंडस्ट्री अवॉइड। आइसर मोटर बिल्कुल मैं देख सकता हूँ इसको। मारुति बिल्कुल मैं देख रहा हूँ इसको। हीरो मोटोकॉर्प, मैं हीरो मोटोकॉर्प को भी देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हल्के सी भी इसकी पार्टिसिपेटिंग की न्यूज़ आ गई, तो यहाँ से ये आपको बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है। बाकी इस कंपनी को ट्रैक किया जा रहा है, 2200 रुपये के भाव से कुछ स्टॉक्स इसके पड़े हुए हैं मेरे पास में। और बाकी अगर इसकी कुछ मुझे दिखता है इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस EV व्हीकल 2 व्हीलर के सेगमेंट में इसका जाता हुआ देखता, तो मैं फिर दोबारा इसके अंदर एक पोजीशन बना सकता हूँ। इस स्टॉक की मैं दोस्तों एक खासियत बताता हूँ आपको कि इसने ना किसी टाइम पे स्ट्रक्चर चेंज किया था पूरी इंडस्ट्री के अंदर, हीरो ने।
अब ये बात है लगभग 1990 के आसपास, जब बजाज लीडर हुआ करता था टू व्हीलर सेगमेंट में बाजार का। उसके पास में बजाज चेतक स्कूटर था जो उसका बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट था, जो उसको वो रन करता था। अब दोस्तों होता क्या है बाजार के अंदर, जब भी कोई लीडर होता है उसको अपनी क्वालिटी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो क्वालिटी कोई और नहीं प्रोड्यूस कर सकता। होना भी चाहिए, होता भी यही है, आज की डेट में भी ये हो रहा है और हमेशा से ही होता आ रहा है कि उसको ये कंफर्मेशन रहता है कि मेरे जैसी क्वालिटी कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो वो उस सेक्टर का सेगमेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब इंडस्ट्रियल चेंज जब आता है, जब इंडस्ट्री ही पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, जब इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आता है, तो उसको भी आपस में डेवलप्ड होना पड़ता है, उस स्टॉक को भी उन प्रोडक्ट्स के साथ में जाना पड़ता है जो प्रोडक्ट्स वो बनाती हैं दूसरी कंपनीज जब बना रही है, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। लेकिन जो कंपनी का ओनर होता है या सीईओ होता है, प्रमोटर होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आज भी उनसे बढ़िया है। दोस्तों बढ़िया और घटिया की बात नहीं है, बात है ट्रेंड की, कि उस टाइम पे ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, उस टाइम पे जो स्ट्रक्चरल चेंज जो इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है वो कौन सा है। उस टाइम पे टू व्हीलर बाइक आई, मोटर बाइक हीरो की, हीरो होंडा कंपनी की आई थी। उसमें शॉकर्स थे, सब कुछ था, बारिश के अंदर लेके चले जाओ, यहाँ लेके चले जाओ, एवरेज भी अच्छी थी, सब कुछ था, देखने में अच्छी लगती थी, किक से स्टार्ट हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो लोगों ने उस तरफ उस सेगमेंट में जाना स्टार्ट किया कि टू व्हीलर के अंदर उसको वैरायटी मिल गई। तो जब वहाँ पर जाना स्टार्ट हुआ तो फिर उसका जो बना दावेदार वो बना हीरो मोटोकॉर्प। तो उस टाइम से लोगों ने ये स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, बहुत पुराने लेवल से लोगों ने स्टॉक होल्ड कर रखे हैं। मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। तो ये बात कुछ 90s की है। अब ये लगाइए आप, ये 222 रुपये का जो स्टॉक है, 222 रुपये का जो भाव है, ठीक है, इसका NSE का चार्ट, इसका BSE का आप चार्ट देखिएगा, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों जब भी किसी कंपनी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उस कंपनी के अंदर आपको करना क्या चाहिए, उस कंपनी में होगा क्या। अब यहाँ पर अगेन टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं पहली प्रायोरिटी हीरो मोटोकॉर्प को दूंगा, ना कि बजाज ऑटो को दूंगा, ना TVS को दूंगा। तो मैं बजाज ऑटो पे बैट नहीं लगाऊंगा, मैं TVS पे बैट नहीं लगाऊंगा। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कुछ चेंजेस होते हैं तो पहला दावेदार उसका होगा हीरो मोटोकॉर्प। उसके बाद में अगर कोई नया प्लेयर आता है या पुराने प्लेयर के अंदर कोई बाजी मारता है तो फिर वहां पे हम देखेंगे कि क्या करना है हमें स्टॉक के साथ में। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा डिविडेंड है इसका, डिविडेंड डील भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है कंपनी के अंदर। लेकिन ये एक टैक्टिकल बैट हो सकती है टू व्हीलर EV सेगमेंट के अंदर कि कितना अच्छा कर सकती है। दोस्तों ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे स्टॉक मेरे को दे रखे हैं, इसको स्टॉक को मतलब कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 70-80 स्टॉक्स हैं। तो ये इनका एक पोर्टफोलियो है और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक है। मैं स्टॉक के नाम बता देता हूँ आपको, जैसे मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर DVR, टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता, टाटा केमिकल, BASF, GHCL, SRF, अतुल, पीडीलाइट, कैंसाई नैलोरैक, गुजरात एल्काइल, अनुपम रसायन, सुदर्शन केमिकल, रेलिस, मंगलम एबॉट इंडिया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीधी सी बात कि करना क्या है हमें। ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि कभी भी जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना तो पोर्टफोलियो के अंदर दो बैट्स होती हैं, एक होता है फोकस पोर्टफोलियो हमारा और दूसरा हमारा होता है टैक्टिकल बैट्स जो होता है। ठीक है, अगर आपका फोकस पोर्टफोलियो के अंदर आपकी 80% की होल्डिंग है, 90% की होल्डिंग है, तो टैक्टिकल बैट्स में आपका 200 स्टॉक्स पड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई मेरे पास तो 250 स्टॉक्स हैं, अगर आपने इक्वल वेटेज दे रखा है तो बिल्कुल आप रिटर्न प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन 90% की आपकी जो होल्डिंग है, 80% की होल्डिंग आपकी टॉप फोकस्ड इक्विटीज के अंदर है, तो आप फिर रिटर्न प्रोड्यूस कर देंगे, चाहे आपके पास में 700 कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि आपका 10% का एलोकेशन है उन कंपनीज के अंदर। जो आपने किसी के 2 स्टॉक हैं, किसी के 5 स्टॉक हैं, वो फर्क नहीं पड़ता उस पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि पोर्टफोलियो को जो लीड करेगा, जो लीडर है पोर्टफोलियो का, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसका जो लीडर है वो कौन से आपके पास में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप निफ्टी को बीट करना जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टारगेट निफ्टी होना चाहिए। लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, जब आप निफ्टी को बीट करने जा रहे हैं तो निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज की जो स्टॉक हैं, जो अच्छे स्टॉक हैं, आपको वो बाय करने हैं। उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अच्छे CAGR होनी चाहिए स्टॉक प्राइस के, ग्रोथ स्टॉक्स होने चाहिए, बढ़िया कंपनीज होनी चाहिए। उन स्टॉक्स को आप अपना 5% का, 7% का, 10% का वेटेज देके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो स्मॉल कैप मिड कैप होता है, फिर आप उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो का क्राइटेरिया बना सकते हैं कि जैसे कि 40% आपने निफ्टी 50 के स्टॉक ले रखे हैं लार्ज कैप,
20% के आसपास आपके 20-30% आपके मिड कैप है, तो 70% हो गए, 20% आपका स्मॉल कैप हो गया और 10% में माइक्रो कैप, जो भी आपको टैक्टिकल प्ले करना है वो ले लिए। लेकिन मिड कैप में जा रहे हैं, जब स्मॉल कैप में आप जा रहे हैं या लार्ज कैप में जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप लीडर्स के साथ रहिए। मिड कैप में भी कुछ लीडर्स होंगे, स्मॉल कैप में भी कुछ लीडर्स होंगे। आपको ये देखना है कि अच्छी कंपनीज आपको बाय करनी है, उसको एक्विजिशन करनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं लीडर के साथ में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस इतने बढ़ जाते हैं कि मार्केट रिकवर करेगा तो आपका पोर्टफोलियो रिकवर करेगा ही करेगा, ठीक है दोस्तों। अब कंपनीज कौन सी बाय करनी होती है, कैसे टाइम फ्रेम पे, अब मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ कि आपको करना क्या होता है। दोस्तों, एक कंपनी आपने बाय की है 600 रुपए के भाव पे, मैं नाम ले लेता हूँ बर्जर पेंट का। मैं इसका 700 रुपए का रेट मान के चलता हूँ, किसी ने इसको 700 रुपए में बाय कर लिया। ये बर्जर पेंट है दोस्तों, इसको आपने डेली चार्ट में लगा देता हूँ, ये डेली चार्ट है दोस्तों मैं कहता हूँ आपने इसको 820 रुपए पे भी वही कंपनी थी। आज भी आप इस कंपनी के अंदर जाएंगे, उतने इसके ऑर्डर्स होंगे, काम भी चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा। इसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है, ठीक है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण इसके नेट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह से क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इस कंपनी के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखी जा रही है, लेकिन वो ट्रांजिएंट है, वो स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट नहीं हुई है। अब ट्रांजिएंट में क्या है कि वो कभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपको ये वाला भाव नहीं दिखेगा। ये वाला जो भाव दिख रहा है या इससे जो नीचे के भाव पे मिलेगा, इस वाले लेवल पे मिलता है, कहीं भी मिलता है, आपको वो भाव नहीं मिलेंगे फिर दोबारा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट पर जब आपको एक कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, उसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है उस कंपनी के अंदर, स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्या बर्जर पेंट ने अपना काम करना बंद कर दिया, क्रूड ऑयल बढ़ गया? क्या बर्जर पेंट अपने प्लांट्स बंद कर रहा है क्रूड ऑयल की वजह से? क्या डिमांड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है बर्जर पेंट की? नहीं, मुझे अभी तक इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और आगे ऐसा होगा भी नहीं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री का एक पार्ट है पेंट इंडस्ट्री का। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वाली जो बेट्स जो हो जाती है बर्जर पेंट जैसी, वो बाय ऑन एवरी डिप होता है कि आपको एक कंपनी जो 5-7 साल आपको होल्ड करनी है, वो आपको इतने सस्ते में मिल रही है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 100 के पी पे 120 के पी पे ट्रेड करता था, आज की डेट में 70 के पी पे 60 के पी पे आपको मिल रहा है, तो बहुत सस्ता आपको स्टॉक मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। भाव के हिसाब से आप सस्ता और महंगा मत देखिए, आप फंडामेंटली उसको सस्ता और महंगा देखिए, तो ज़्यादा आपको गेन भी मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से आप उस स्टॉक के अंदर उसको होल्ड भी कर पाएंगे। अब दोस्तों, ऐसी कंपनीज के अंदर, जिस कंपनी के अंदर आगे ग्रोथ होती है, वो ऐसे टाइम पे क्या साइन दे रहे होते हैं आपको, वो कंपनी कैसे आपको बाय करनी होती है कि जो आगे ग्रोथ कर सकती है, और आपको इस गिरावट के अंदर आपको बाय करने हैं वो वाले स्टॉक्स, तो उसके अंदर आपको क्या देखना होता है? तो दोस्तों, पहले तो ये देखना होता है हमें उसके अंदर, उस सेक्टर के अंदर की टेलविंड कितनी है। अब मैं अगर बर्जर पेंट की मानूं तो मैं इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का हिस्सा मानूंगा, और दूसरी बात, ये कमर्शियल पेंट के अंदर ये लीडर है। अब जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे यहाँ पर काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं किया ऑटोमोबाइल ने, अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वो अच्छा कर सकती है आने वाले 2 साल तक, 3 साल तक। तो एशियन पेंट है डेकोरेटिव में, ठीक है दोस्तों, बर्जर पेंट है इंडस्ट्रियल के अंदर, कमर्शियल के अंदर। अब ये जो कार वगैरह के ऊपर जो पेंट्स होते हैं वो यही करता है, एक एस्को नोबल है वो भी करता है थोड़ा बहुत, तो मैं इसमें बैठ दूंगा, एस्को नोबल वगैरह की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसके अंदर उसमें बैठ लगाऊंगी। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर करता है अच्छा और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम अच्छा करती है, तो मुझे 2 टेलविंड्स मिल रही हैं इस स्टॉक के अंदर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम से इसको बूस्ट मिल सकता है, दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी की वजह से इसको बूस्ट मिल सकता है, तीसरा फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी और बहुत सस्ते पे मिल रही है मुझे। अगर मुझे एशियन पेंट बाय करना हो और बर्जर पेंट बाय करना हो, मेरी पहली चॉइस होगी बर्जर पेंट, देन मैं उसके नेक्स्ट जाऊंगा एशियन पेंट में। लेकिन जब मुझे 2 टेलविंड्स, 2 सेक्टर की टेलविंड एक ही स्टॉक के अंदर मिल रही हैं, तो मैं उसको बाय क्यों ना करूं जिसमें एक ही टेलविंड हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम आएगी तो एशियन पेंट अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 टेलविंड्स मिल जाती हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो बर्जर पेंट भी अच्छा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से स्टॉक्स को एनालिसिस करना पड़ता है। जब आप स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखते हैं उसके अंदर कि टेलविंड्स कौन कौन सी इस स्टॉक को मिल सकती हैं। जब आपको पता लग जाता है एक बार कि टेलविंड मुझे किस स्टॉक को कितनी मिल सकती है और वो स्टॉक कितने भाव पे ट्रेड कर रहा है, कितने मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तब उस स्टॉक के अंदर जाके आप अच्छे से पोजीशन बना सकते हैं। अब
ऐसे टाइम पे आप अगर मार्केट रिकवर होने के बाद में इन भाव पे खरीदना चाहते हैं स्टॉक्स को, तो फिर आपको ये स्टॉक्स नहीं मिलते हैं। मार्केट जब रिकवर कर जाता है उसके बाद में आप कंफर्मेशन के बाद आप ये देखेंगे तो आपको फिर ये भाव नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्टेरियन बैट्स होती हैं। अब अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर 5 साल तक और अच्छा ना करे तो मेरी ये बैट खराब हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम ही 5 साल तक ना आए तो भी मेरी ये बैट खराब हो जाएगी। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचूंगा इन चीज़ों को कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि पैसा बाजार में ऑप्टिमिस्टिक नहीं कमाया आज तक। आपने देखिए कि जिसने जो चीज़ सोची वो ऑप्टिमिस्टिक के हिसाब से पैसा कमाता है। अगर मेरे को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में पार्टिसिपेट करना होता और मैं भी सोना कॉमस्टार या अपना दूसरी जो कंपनी है छोटी मोटी जो रोलेक्स रिंग्स वगैरह इन सब कंपनीज को लेके बैठा रहता तो मेरे से टाटा एलेक्सी छूट जाता। टाटा एलेक्सी की बाइंग रही, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने का तात्पर्य ये है कि इसको रोबोटिक किया जाए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू माध्यम से इस चीज़ों को आगे चलाया जाए। तो जब ऐसी चीज़ों में हम जाते हैं ना, तो थोड़ा सा आईटी का एक्सपोजर कम करके मैं टाटा एलेक्सी के अंदर डाल सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं ऑटोमोबाइल का थोड़ा सा कम करके मैं टाटा एलेक्सी में डाल सकता हूँ। तो एक टेलविंड की जगह सपोज कीजिए मल्टीपल टेलविंड्स को फाइंड करने की कोशिश कीजिए, तो आप बहुत अच्छे बैट्स मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब एक नहीं चला तो दूसरा तो चलेगा। अक्सर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पीएमएस मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स वो मार यहाँ खा जाते हैं कि वो एक टेलविंड को ढूंढते हैं। ठीक है, बाजार के अंदर ऐसी टेलविंड्स आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी जिसमें दो टेलविंड्स आपको मिल जाए। जैसा भी मैंने टाटा एलेक्सी के एग्जांपल दिया आपको, बर्जर पेंट का मैं आपको दे ही रहा था कि टाटा एलेक्सी में भी मेरे को 2 टेलविंड्स मिली। पहला तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की उससे, और दूसरी बात कुछ मैंने अपना जो आईटी पोर्शन भी मुझे उसके अंदर थोड़ा बहुत मिल जाता, और अब भी वो परफॉर्म कर रहा है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ऑडियो क्लिप में बताया था कि हमारे जो देश की जो ऑयल की जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए ऑयल को लेकर। वो डिपेंडेंसी कम हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है वो है इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऑयल का इंपोर्ट जिस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा होता है तो उसको एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ती है। तो ऐसे टाइम पर जो लीड करता है, कंपनीज जो लीड करती हैं, उन कंपनी के साथ अगर आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब पोर्टफोलियो के अंदर आपको वेटेज का हमेशा ध्यान देना है कि वेटेज क्या है। और एक सेक्टर से कईयों ने तो मेरे से पूछा भी कि सर पेयर कैसे बनाते हैं, आप पेयर का नाम लेते हैं कि पेयर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों कब जब भी हम पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करते हैं तो पोर्टफोलियो के अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि एक सेक्टर की एक ही ग्रुप की हम 3-3, 4-4, 6-6 कंपनियां तो नहीं ले रहे। सपोज किसी ने पावर में अडानी ले लिया, ग्रीन एनर्जी में अडानी ले लिया, पोर्ट्स में भी अडानी ले लिया, गैस में भी अडानी ले लिया, सब कुछ तो एक ही ग्रुप की कंपनीज है। अगर अडानी का पूरे ग्रुप पे कोई इम्पैक्ट होता है तो पूरा पोर्टफोलियो डाउन जाएगा। दोस्तों पहला तो आपको ये देखना है कि अगर आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना है तो आपको लीडर्स के साथ में रहना है। लाइक अगर आपने एक टीसीएस बाय कर लिया, और मैंने आपको कहा था कि 40% आपको अगर आईटी के अंदर जैसे आप जा रहे हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया और निफ्टी 50 की ही वेटेज के हिसाब से आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपने फाइनेंशियल ले लिया 25%, और फाइनेंशियल के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि फाइनेंशियल के अंदर आप कैसे जा सकते हैं। और फाइनेंशियल के अंदर आप बजाज फाइनेंस को भी रख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक को भी रख सकते हैं, एक्सिस को भी रख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक को भी रख सकते हैं। अब आपको रखना कौन सा है, ये आपकी एनालिसिस बताती है कि आपको रखना कौन सा है, आप कितनी एनालिसिस करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितनी बुक्स आपने पढ़ी है पोर्टफोलियो डिज़ाइन को लेकर। अब जैसे आपने फाइनेंशियल ले लिया 25%, 30%, चलिए मैं 30% मानता हूँ। टेक्नोलॉजी ले लिया आपने 12-13%, हेल्थ ले लिया, आपको लग रहा है कि हेल्थ अच्छा करेगा, आपने हेल्थ ले लिया 7-8%, आपने ऑटोमोबाइल आपको लग रहा है यार इंडस्ट्री में कुछ जंप आ सकता है, आपने 7-8% रख लिया। कंज्यूमर के अंदर, कंज्यूमर स्टेपल के अंदर भी आपने 6-7% रख लिया। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है उसमें भी आपने 7-8% रख लिया। एनर्जी में भी आपने 10-11% रख लिया, और बाकी का जो रेस्ट बचा, जो भी 15-16% जो बचा होगा वो आपने अदर्स में डाल दिया, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें आपने अदर्स में उसको डाल दिया। अब आपके पास में आपको ये देखना है कि भाई जो मैंने ये फाइनेंशियल लिया है 30%, टेक्नोलॉजी लिया है 12-13%, हेल्थ केयर लिया है 7-8%, इसके अंदर मुझे स्टॉक्स कौन से बाय करने हैं।
अब जब आप स्टॉक्स के पास में आते हैं तो आपको ये देखना है कि सेक्टर का लीडर कौन सा है। जैसे फाइनेंशियल की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल में जब आप जाते हैं तो आपने ये देखा भाई कि मुझे बैंक्स के अंदर जाना है, तो बैंक्स में आपके पास में ऑप्शन है HDFC, कोटक, एक्सिस और ICICI। अगर आप ले लेते हैं ICICI तो आपका पोर्टफोलियो फाइनेंशियल में थोड़ा एग्रेसिव हो गया। अगर आप उनमें 7-8% की वेटेज देते हैं पोर्टफोलियो की ICICI बैंक में तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। उसको डिफेंसिव करना है तो आप HDFC बैंक की तरफ जाएंगे, और एग्रेसिव करना है आप एक्सिस बैंक की तरफ जाएंगे, और ज़्यादा एग्रेसिव करना है आप SBI की तरफ जाएंगे। जितना आप छोटे स्टॉक में जाते रहेंगे पोर्टफोलियो की बड़ी वेटेज देके फाइनेंशियल में, उतना आप एग्रेसिव अपने पोर्टफोलियो को करते जाएंगे, उतना ही हार्मफुल हो सकता है। ये बियर रन के अंदर तो स्टेबिलिटी आपको नहीं देगा, लेकिन बुल रन के अंदर बहुत अच्छा आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके दे देगा। ऐसा पोर्टफोलियो जिसके अंदर आप जो है फाइनेंशियल के अंदर गए और छोटे स्टॉक में जा रहे हैं जो एग्रेसिव है, और बुल रन के अंदर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बिल्कुल आप सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर पाएंगे। बुल रन में हमेशा नंबर 2 नंबर 3 की कंपनी बाय करो, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बियर रन के अंदर आपको लीडर्स के साथ में रहना जरूरी है, ये एक शाश्वत सत्य है, इसको मान लो। आपके लीडर्स के साथ में रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे आप। उसके बाद में आपने हेडलाइंस ले लिया, ठीक है, HDFC आपने बाय किया, आपने SBI बाय किया, तो एक टैक्टिकल कॉल ले ली, उसके साथ में कोई छोटा बैंक ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, 1-8% अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल लिया। अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब तक कर रहा है, नहीं तो उसकी भी वेटेज उठा के ICICI बैंक में डाल दिया। कोई नई स्क्रिप्ट जब तक नहीं मिल रही तब तक डाल दी, ठीक है। उसके बाद में जैसे IT की तरफ आप आए तो आपने इन्फोसिस बाय कर लिया, इन्फोसिस के साथ आपने एक पेयर बना लिया अपना LTI का, लार्सन एंड टुब्रो का। उसके बाद में एक स्मॉल कैप कंपनी आपने हैप्पीएस्ट माइंड के टाइप की बाय कर ली। तो आप जब ये सब चीजें करके रखते हैं तो आपका IT का पोर्शन काफी हद तक कंप्लीट हो गया। तो आपने एक ही सेक्टर की 6-6, 8-8 कंपनी ले रखी है। दोस्तों 100 करोड़ का भी पोर्टफोलियो मैं कहता हूँ उसको फोकस्ड बना के चलो, ठीक है। मुश्किल से 4 से 5 सेक्टर के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखो एक टाइम पर, और 4-5 सेक्टर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इंडिया का जो कल्चर है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और कंज्यूमर स्टेपल, बस यही 3 सेक्टर हैं जिन्होंने ग्रो करना है आने वाले 20 साल तक। बीच में साइक्लिकल है, ऑटोमोबाइल क्या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन साइक्लिकल। मेटल करेगा, साइक्लिकल, सब कुछ साइक्लिकल है। लेकिन आपके पास जो वेटेज होनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे, वो इन्हीं 3 सेक्टर से आएंगे, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टेपल। इन 3 ही से आएंगे आपके पास, ठीक है। अब आपने TCS बाय कर लिया, इन्फोसिस बाय नहीं किया तो TCS के साथ में आपने LTI बाय कर लिया, ऐसे आप चल सकते हैं। आपने एक HDFC बैंक बाय कर लिया, उसके साथ में आपने एक एक्सिस कर लिया और एक SBI कर लिया, 3 बैंक बाय करके चल सकते हैं फाइनेंशियल के अंदर। ऐसे करके अपना फोकस पोर्टफोलियो बनाइए। अब लोग क्या सोचते हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे पास है तो एक काम करता हूँ मैं 70 कंपनी ले लेता हूँ, 1-1 लाख रुपए लगा दिया, आप रिटर्न ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया तो एक इंडेक्स फंड ले लो आप, उसमें ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। अब जैसे फार्मा के अंदर हम गए तो फार्मा के अंदर जैसे किसी को एक अच्छी बैट लेनी है भाई कि मेरे को एक अच्छा स्टॉक चाहिए, तो आपने डिवीज लैब बाय कर लिया। कोई कहता है थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव होना है फार्मा के अंदर, तो आपने क्या किया, कोई छोटी कंपनी बाय कर ली, ठीक है, ग्लैंड फार्मा टाइप की। उसके कम्बिनेशन में आपने सन फार्मा रख लिया या डिवीज लैब रख लिया, डॉक्टर रेड्डी को भी रख सकते हैं, ठीक है। जितना ऊपर की कंपनीज में जाते रहेंगे उतना आपका पोर्टफोलियो डिफेंसिव होता रहेगा, लेकिन वो आपको बियर रन में बचाएगा। बियर रन में डिफेंस की जरूरत है, बुल रन में एग्रेसिव की जरूरत है, एग्रेशन की। तो बुल रन में हमेशा मैं भी दूसरे तीसरे नंबर की कंपनी बाय करके चलता हूँ, और जब ऐसा बियर फेस आता है तो मैं पहले लीडर्स के साथ में रहता हूँ, उसके बाद में मैं किसी दूसरी कंपनियों की तरफ जाता हूँ। जैसे कि मेरा जो पेयर जो अभी जो मैंने जो बना रखा है वो HCL है अभी फिलहाल मेरे पास में, जो टेक्नोलॉजी के अंदर है। बाकी मैं किसी और कंपनी के ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहा, मैं एक्यूमुलेट HCL को ही कर रहा हूँ और दूसरा LTTS को कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अभी फिलहाल किसी को बाय नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे आपको FMCG में जाना है तो FMCG में जैसे आपने एक कंपनी बाय कर ली, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, या आप ITC भी बाय कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई आपने एक कंपनी बाय कर ली, उसके बाद में आप थोड़ा सा एग्रेसिव होना, आपने VBL ले लिया। जैसे 10% की एलोकेशन है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया आपने 6%, 3% VBL ले लिया, 1% आपने कोई छोटी कंपनी बाय कर ली। बस इस तरीके से जब आप अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, पोर्टफोलियो को जो आप चलाते हैं, तो दोस्तों इतने अच्छे रिटर्न आप प्रोड्यूस करते हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कि आपके लिए बहुत कुछ ईजी हो जाता है। ये है एक ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो जो कि एक इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। बुल रन में ग्रोथ कंपनी और दूसरे तीसरे नंबर की कंपनी, ये 2 एक पैरामीटर्स हैं। अब वो ग्रोथ भी हो सकती है, वो जो दूसरे तीसरे नंबर की मैं अपने बताता हूँ, वो ग्रोथ कंपनी भी हो सकती है। ग्रोथ कंपनी के अंदर क्या होता है, हाई भी होता है,
उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे और होते हैं, मार्केट ने उसको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रखी होती है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। एग्रेसिव मोड के अंदर जब भी मार्केट रिकवर कर रहा है, किसी क्रैश से निकला है, किसी चीज़ों से निकला है, तो आप ग्रोथ के साथ जा सकते हैं, आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप एग्रेशन ले सकते हैं, आप बहुत एग्रेसिव स्टॉक बाय कर सकते हैं, स्मॉल कैप बाय कर सकते हैं, सब चलेगा, बहुत अच्छे रिटर्न प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जैसे ही बियर फेज आएगा, बियर फेज में आते के साथ ही इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको और आइडिया दे देता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करूँगा मैं आपसे और अलविदा कहूँगा आपको। जैसे कि इस पॉइंट से अगर आप बाय करके चलते हैं तो आपको तो एग्रेसिव ही होना है, और यहाँ तक फिर भी आप डर डर के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये वाला पॉइंट कटते के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना है। 12,400 को पॉइंट कटते ही एग्रेसिव हो जाना है, और आपको कहीं ना कहीं, अब आपने मल्टी बैगर बन गए, आपके 200% देगा, कोई 400, कोई 1000 हो गया, कोई 2000% हो गया, अडानी ट्रांसमिशन जैसा स्टॉक आपका 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया। तो जब ऐसे स्टॉक आपके 6-6, 7-7 गुना हो गए हैं तो आपको किसी ना किसी पॉइंट पर हल्के हो जाना है बिल्कुल। क्योंकि बुल रन के एंड के समय में अगर इन्वेस्टेड ही रहना चाहते हैं, तो बुल रन का जो एंड है, या फिर बुल रन जब थोड़ा धीमा पड़ रहा है, या बुल रन जब थोड़ा हल्का पड़ रहा है, या बुल रन जब थोड़ा साइडवेज हो रहा है, तब आपको लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करना चाहिए उन स्टॉक से निकल कर, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी दे देंगे। क्योंकि ऐसे पॉइंट पे जब बाजार गिरेगा तो लार्ज कैप थोड़ा कम गिरेंगे, उन वाले स्टॉक से थोड़ा कम गिरेंगे। जैसे आप देख रहे हैं दीपक नाइट्रेट 250 रुपये का 1600 आ गया। जैसे अभी ये पोर्टफोलियो में बता रहे थे कि बहुत स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं, कैंप्स जो था वो नीचे गिर गया, लक्स इंडस्ट्री 4500 रुपये का स्टॉक 2000 रुपये 1700 रुपये पे आ गया। तो ऐसे स्टॉक अगर आपने यहाँ से बाई किए होते 1000 रुपये के, आपके 4500 रुपये के हो, तो इधर बेच दो उनको। अब लार्ज कैप में आ जाओ। लार्ज कैप में क्या गिरा है? 1800-1900 रुपये का इन्फोसिस 1400 रुपये के आसपास आज की डेट में ट्रेड कर रहा है, 500 रुपये गिरा है, 30% गिरा है। लेकिन अगर मैं कैम्स को या लक्स इंडस्ट्री को, HDFC AMC को, वो देखिए 50-50, 60-60% गिर गए। तो लार्ज कैप के गिरने के चांसेस बहुत कम है और रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्मॉल कैप के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो अपने आप को पोर्टफोलियो शफल करते रहना चाहिए, बुल रन के अंदर, बियर रन के अंदर, दोनों के अंदर। क्योंकि ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आप इसको एक बार करें और उसको छोड़ दें। फिर वो टर्म कैलकुलेट होती है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में। फिर जब एंड में आपके पास 25-30 स्टॉक्स होंगे, तो उसमें से कुछ 20 तो बहुत अच्छे कर चुके होंगे, 10 बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके होंगे, और 5 तो ऐसे मल्टी बैगर प्रोड्यूस किए होंगे आपने जो कि 5-5 हज़ार गुना स्टॉक हो चुके होंगे। ठीक है, जब आप ऐसे स्टॉक्स बाय करते हैं, 20-20 साल, 30-30 साल होल्ड करके रखते हैं, तो 10-10 रुपए के स्टॉक दोस्तों 5-5 हज़ार रुपए के हो जाते हैं। तो जब वो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग होता है 20 साल, 30 साल, 35 साल, अगर आपको वो वाला सिनेरियो आपका, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट को फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये एग्रेशन का मोड होता है। इसमें बाजार भी आपको एग्रेसिव दिख रहा है, आपको भी एग्रेसिव होना है। यहाँ बाजार बहुत चीज़ें सोच रहा है, बहुत कुछ करने की ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे आपको डिफेंसिव हो जाना है। और अगर आप बाजार के विरुद्ध हैं, कॉन्टेरियन हैं, बहुत ज़्यादा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, फिर आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को साइड में रख के और अपनी कैपिटल को शॉर्ट साइड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कि जो आदमी एक ही तरफ की चाल जानता है, सिर्फ उसको बाय करना है, तो ये बाय करने वालों के लिए ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एंड यहाँ पे डिफेंसिव। यहाँ पे एग्रेसिव स्टॉक के अंदर रहना है, यहाँ पे आपको डिफेंसिव स्टॉक के अंदर रहना है। अब जो स्टॉक आपको यहाँ पे बाहर करते जा रहे हैं, उन स्टॉक्स के निकल के आपको अच्छे स्टॉक्स के अंदर आ जाना है। इन्फोसिस में आ जाना है, TCS में आ जाना है। अब इस पॉइंट पे भी अगर आप इन्फोसिस बाय करोगे 1600 का मिल जाएगा, भाई 1900 रुपये का हो गया। आज अगर गिरा तो 200 रुपये तो गिरा आपके भाव से, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे 200 रुपये गिरा आपका स्टॉक। लेकिन अगर आपने इस वाले पॉइंट पे लक्स इंडस्ट्री को या HDFC AMC को नहीं बेचा होता, या आपने कैम्स को नहीं बेचा होता, और इस वाले पॉइंट तक आप उसको होल्ड करके रखते, तो वो तो यहीं से गिरने स्टार्ट हो गए हैं, स्टॉक गिरने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। तो ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। जब कोई स्टॉक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, आपको वहाँ से बाहर हो जाना है, आपको वहाँ से बेच के निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, चलो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, मेरे पास थोड़े टाइम का अभाव होता है, थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, जो मैं थोड़ी वीडियोस नहीं डाल पाता यहाँ पर। ठीक है, बाकी अभी और वीडियोस 1-2 दिन के अंदर मैं और बनाऊंगा निफ्टी प्रेडिक्शन वगैरह को लेकर, और अभी थोड़ा मार्केट खुलने तो थोड़ा उसका सिनेरियो देखकर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इन्फ्लेशन का क्या होने वाला है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। और आगे का मैं आपको 1-2 महीने का सिनेरियो बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, और कुछ स्टॉक भी बता दूंगा शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड के, जिसमें 2 पैसे आपके भी बन जाए। और जिसमें मैं हूँ उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी स्टॉक इसके अंदर बताई दी हैं, क्या अच्छा है क्या गलत है, पोर्टफोलियो में कैसे काम करना होता है क्या नहीं करना होता वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे टाइम पे क्या चर्न करना होता है वो भी बता दिया। तो आई होप इस वीडियो को आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जो भी, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जिसको ज्वाइन होना हो वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है दोस्तों।